किरणें सुनहरे रंग में बस्ती को नहला रही थी। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा राज्य था, मधुपुर। इस राज्य का राजमहल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध था वहाँ का राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी, जैसे वो स्वयं को विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हो। उनके सामने महामंत्री विश्वनाथ खड़े थे, जिनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। दरबार में विदूषक चंदन भी मौजूद था। विश्वनाथ, क्या तुमने सुना? मेरी प्रजा मेरे नए नियम से कितनी प्रसन्न है। मैंने आदेश दिया कि हर गांव में एक सोने का झरना बनाया जाए। सोने के झरने। क्या कोई और राजा ऐसा सोच भी सकता है? महाराज, आपकी कल्पनाशीलता निश्चित रूप से अनोखी है, लेकिन प्रजा में कुछ असंतोष की बातें सुनाई दे रही है। सोने के झरने बनाने में राजकोष का सारा धन खर्च हो रहा है और इससे प्रजा को कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ की बात कौन करता है विश्वनाथ? मैं राजा हूँ और मेरे निर्णय इतिहास में अमर हो जाएंगे। सोने के झरने देखकर लोग मधुपुर को याद रखेंगे। क्या तुम्हें मेरी दूरदर्शिता नहीं दिखती? महाराज, दूरदर्शिता तो आपकी गजब की है। बस प्रजा को लगता है कि झरने से सोना बहेगा, तो वो उसमें नहाने की तैयारी कर रहे हैं। पर बेचारी ये भूल गए हैं कि सोना तो पिघलता है, बहता नहीं है। दरबार में हल्की हंसी गूंजती है, लेकिन राजा का चेहरा लाल हो जाता है। वो विदूषक की बात को नजरअंदाज करते हुए विश्वनाथ की ओर देखते हैं। विश्वनाथ, ये असंतोष की बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रजा मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करे। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं इस राज्य का सबसे चतुर और सर्वश्रेष्ठ शासक हूँ। महाराज, यदि आप चाहे तो एक प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। आप बुद्धिमानों और बुद्धिमानों में स्वभाव जलाव करें। यदि आप उन्हें परास्त करते तो कोई आपकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठाएगा। ये विचार मुझे पसंद आया है, लेकिन ये प्रतियोगिता साधारण नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में हो। कौन है ऐसा व्यक्ति? महाराज, साधु अग्निवेश के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो जंगल में रहते हैं और लोग कहते हैं कि उनकी पहेलियां सुलझाना सूरज को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। अगर आप उन्हें हरा दे तो प्रजा आपके सामने सिर झुका देगी। साधु अग्निवेश। ठीक है विश्वनाथ, तुम जाओ और उस साधु को मेरे दरबार में बुलाओ। मैं उसकी पहेलियों को चुटकियों में सुलझा दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी साधु अग्निवेश जी को बुलाने का व्यवस्था करता हूँ। महामंत्री विश्वनाथ सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल जाते हैं। विदूषक चंदन चुपके से मुस्कुराता है, जैसे उसे पता हो कि ये प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं होगी। मधुपुर के जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा और एक छोटा सा तालाब था। साधु अग्निवेश, जिनके लंबे सफेद बाल और गहरी आंखें लोगों को सम्मोहित कर देती थी, कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी महामंत्री विश्वनाथ वहां पर पहुंचते हैं। प्रणाम साधु जी, मैं मधुपुर के राजा भानु प्रताप का महामंत्री हूँ। मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। स्वागत है विश्वनाथ। बताइए, राजा ने साधु को क्यों याद किया है? साधु जी, राजा आपकी बुद्धिमत्ता की व्याख्या से प्रभावित हैं। वे चाहते हैं कि आप दरबार में आए और उनके साथ एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लें। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वे आपसे अधिक बुद्धिमान हैं। बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन, ये तो रोचक होगा। लेकिन विश्वनाथ,
क्या राजा को ये नहीं पता कि बुद्धि का असली मोल उसका उपयोग प्रजा के कल्याण में है, ना कि प्रतियोगिताओं में? साधु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजा का मन इस प्रतियोगिता पर अटक गया है। यदि आप दरबार में नहीं आए तो वे इसे अपनी जीत मान लेंगे। ठीक है विश्वनाथ, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि ये प्रतियोगिता केवल मेरे और राजा के बीच में नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि प्रजा भी इसमें हिस्सा ले। आखिर बुद्धिमत्ता का असली इम्तिहान प्रजा के सामने होना चाहिए। यह उचित है साधु जी, मैं महाराज को आपकी शर्त बताऊंगा। साधु अग्निवेश अपनी लकड़ी की छड़ी उठाते हैं और विश्वनाथ के साथ दरबार की ओर चल पड़ते हैं। राजमहल का दरबार लोगों से खचाखच भरा था। प्रजा के लोग इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने आए थे। राजा भानु प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। साधु अग्निवेश शांत भाव से दरबार के बीच में खड़े थे। महामंत्री विश्वनाथ और विदूषक चंदन भी मौजूद थे। साधु अग्निवेश, आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत चर्चा है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि असली बुद्धिमान कौन है। मैं आपसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि आप जवाब दे पाए तो मैं आपको सम्मान दूंगा, और यदि नहीं दे पाए तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रत्येक पहेली के बाद मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। यदि आप मेरे सवालों का जवाब दे पाए तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान लूंगा। तुम मुझसे सवाल पूछोगे? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें राजा और साधु पर टिक जाती है। मेरी पहली पहेली सुनो। ऐसा कौन है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? महाराज, वो उल्लू है। उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है। दरबार में तालियां गूंजती है। राजा का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। अब मेरी बारी महाराज, बताइए वो क्या है जो हर इंसान के पास होता है लेकिन वो उसे कभी देख नहीं सकता? हर इंसान के पास है, देख नहीं सकता। क्या ये साया है? नहीं महाराज, वो है सपना। हर इंसान सपना देखता है, लेकिन सपने में वो खुद को नहीं देख सकता। दरबार में हल्की हंसी गूंजती है। राजा भानु प्रताप गुस्से से तलमिला उठते हैं। अच्छा, अभी खेल बाकी है साधु। मेरी दूसरी पहेली सुनो। वो क्या है जो पानी में तैरता है लेकिन हवा में उड़ नहीं सकता? वो है कमल का फूल महाराज। कमल पानी में तैरता है लेकिन वो हवा में उड़ नहीं सकता। प्रजा फिर से तालियां बजाती है। राजा का आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। अब मेरा दूसरा सवाल महाराज, वो क्या है जो जितना तुम उसे बांटते हो उतना ही बढ़ता है? धन? नहीं, अनाज? नहीं महाराज, वो है ज्ञान। जितना तुम ज्ञान बांटते हो उतना ही वो बढ़ता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। वो तीसरी पहेली पूछने से पहले 2 बार सोचते हैं। मेरी आखिरी पहेली। वो कौन है जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना शरीर के जीवित रहता है? वो है स्वप्न महाराज। स्वप्न में हम बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं और बिना शरीर के जीवित रहते हैं। दरबार में तालियों का गड़गड़ाहट गूंजता है। राजा भानु प्रताप अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। मेरा आखिरी सवाल महाराज, वो क्या है जो राजा को राजा बनाता है लेकिन उसके बिना राजा कुछ भी नहीं है? मेरा सिंहासन, मेरा ताज।
नहीं महाराज, वो है प्रजा। प्रजा के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। प्रजा साधु अग्निवेश की बात पर विचार करने लगती है। राजा भानु प्रताप शर्मिंदगी और गुस्से से भरे हुए सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। ये अपमान है। मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा साधु। महाराज, क्रोध में निर्णय लेना उचित नहीं है। साधु अग्रवेश ने केवल सत्य कहा है। प्रजा ही आपकी शक्ति है। राजा गुस्से में दरबार छोड़कर अपने कक्ष में चले जाते हैं। साधु अग्निवेश शांत भाव से प्रजा को देखकर मुस्कुराते हैं और जंगल की ओर लौट जाते हैं। राजा भानु प्रताप की हार की खबर पूरे मधुपुर में फैल गई। प्रजा में उनकी मूर्खता की चर्चे होने लगे। अपने अपमान को भूलने के लिए राजा ने एक नया आदेश जारी किया। विश्वनाथ, मैंने फैसला किया है कि अब से मधुपुर में हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर एक चांदी का पेड़ लगाना होगा। इससे हमारा राज्य विश्व में सबसे धनवान दिखेगा। महाराज, चांदी के पेड़ लगाने से प्रजा पर बोझ बढ़ेगा। इससे न तो फल आएगा न ही छाया। विश्वनाथ, तुम मेरी दूरदर्शिता को नहीं समझ सकते। चांदी के पेड़ हमारी समृद्धि का प्रतीक होंगे। मेरा आदेश अंतिम है। राजा का यह आदेश सुनकर प्रजा में हाहाकार मच गया। गरीब किसान और मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते थे, अब चांदी के पेड़ कहां से लाते? मधुपुर के एक छोटे से गांव में किसान श्यामलाल और उनकी पत्नी सुनैना अपने छोटे से घर में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर। सुनैना, ये राजा हमें बर्बाद कर देगा। चांदी का पेड़, हम तो मिट्टी का घड़ा भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। जी, हमें कुछ करना होगा। राजा की मूर्खता ने हमें पहले ही बहुत परेशान किया है। हमें साधु अग्निवेश से मदद मांगनी चाहिए। सही कहा सुनैना। साधु जी ने राजा को पहेलियों में हराया था। शायद वो कोई रास्ता बता सकते हैं। श्यामलाल और सुनैना कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ साधु अग्निवेश की कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। साधु अग्निवेश अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हर परेशानी को छोटा कर देती थी। ग्रामीण उनके सामने अपनी व्यथा लेकर बैठे थे। साधु जी, राजा का नया आदेश हमें डुबो देगा। चांदी के पेड़ लगाने का आदेश दिया है। हम गरीब लोग ये कैसे करें? मूर्खता का जवाब बुद्धि से देना पड़ता है। राजा को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हमें उनकी मूर्खता को ही हथियार बनाना होगा। लेकिन कैसे? साधु जी, हमें रास्ता दिखाइए। कल सुबह तुम सभी दरबार में जाओ। राजा से कहो कि चांदी के पेड़ तो हम लगा देंगे, लेकिन पहले हमें बीज चाहिए जो चांदी के पेड़ उगाएं। लेकिन साधु जी, चांदी के पेड़ तो असल में होते ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे हम आकाश से तारे तोड़ लाए। हम गरीब लोग चांदी का एक टुकड़ा भी नहीं जुटा सकते। और राजा को चाहिए पूरा का पूरा पेड़। भला ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है सुनैना। मूर्खता का जवाब मूर्खता से नहीं बल्कि बुद्धि से देना पड़ता है। राजा भानु प्रताप को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हमें उनकी ही बात को उनके सामने उलट देना होगा। जब वो चांदी के पेड़ के बीज की मांग सुनेंगे तो उन्हें अपनी ही बात की हास्यास्पदता खुद समझ में आ जाएगी। ग्रामीण साधु की बात समझकर उत्साहित हो उठते हैं। अगले दिन राजमहल का दरबार फिर से गुलजार था। राजा भानु प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने श्यामलाल, सुनैना और अन्य ग्रामीण खड़े थे। महाराज, हम आपकी प्रजा हैं और आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। आपने चांदी के पेड़ लगाने का आदेश दिया है ना, और हम इसे पूरा भी करेंगे। लेकिन महाराज, इसके लिए हमें चांदी के पेड़ के बीज चाहिए। बिना बीज के हम पेड़ कैसे उगाएंगे? बीज? चांदी के पेड़ के बीज? ये क्या मूर्खता है? क्षमा करें महाराज, लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति हैं। हमने आज तक केवल आम, नीम और पीपल के बीज देखे हैं। आपने चांदी के पेड़ की बात की तो हमें लगा शायद आपके पास ऐसे चमत्कारी बीज हो जो चांदी के पेड़ उगा सके।
यदि आप हमें वो बीज दे दें तो हम तुरंत अपने खेतों में उन्हें बोना शुरू कर देंगे। महाराज ये तो गजब हो गया। पहले सोने के झरने, अब चांदी के पेड़ और अब बीज की बात। प्रजा ने तो आपकी दूरदर्शिता को और दूर तक पहुंचा दिया। महाराज, प्रजा की बात में सच्चाई है। यदि चांदी के पेड़ संभव है तो इनके बीज भी संभव होने चाहिए। राजा भानु प्रताप को अब अपनी मूर्खता का एहसास होने लगता है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। शायद मैंने जल्दबाजी में ये आदेश दे दिया। तभी साधु अग्निवेश दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी मौजूदगी से दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महाराज, एक प्रजा की असली बुद्धिमत्ता उसकी प्रजा के सुख में होती है। चांदी के पेड़ लगाने का आदेश देना आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे प्रजा को क्या लाभ होगा? गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना एक महान राजा की निशानी है। साधु जी, मैंने अपनी प्रजा को परेशान किया। मैं समझ गया हूँ कि बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन प्रतियोगिताओं में नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण में है। राजा ने तुरंत अपना आदेश वापस लिया। उन्होंने घोषणा की कि चांदी के पेड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने राजकोष से ग्रामीणों को अनाज और बीज बांटने का भी आदेश दिया ताकि उनकी खेती फिर से शुरू हो सके। विश्वनाथ, आज से मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रजा के प्रतिनिधियों और तुमसे सलाह लूंगा। साथ ही राजकोष से ग्रामीणों को अनाज और बीज बांटे जाएं ताकि उनकी खेती फिर से शुरू हो सके। मधुपुर को अब धन की नहीं खुशहाली की जरूरत है। साधु अग्निवेश, आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई है। महाराज, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। इस घटना के बाद मधुपुर में खुशहाली लौट आई। राजा भानु प्रताप ने अपनी मूर्खता को पीछे छोड़कर प्रजा के हित में काम करना शुरू किया। साधु अग्निवेश जंगल में लौट गए, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की कहानी मधुपुर में हमेशा गूंजती रही। प्रजा ने फिर कभी मूर्ख राजा का नाम नहीं लिया।